नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ तो आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। ईमेल yourmoney@nw18.com। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। हमारे साथ हैं फिनसेफ इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर मिरन अग्रवाल। मिरन से आपकी तमाम क्वेरीज पर राय लेंगे। मिरन नमस्कार, स्वागत है आपका। लेकिन आज हम क्वेरीज लें उससे पहले, क्योंकि वेडिंग सीजन की शुरुआत इस हफ्ते से हो रही है और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वेडिंग के लिए लोन्स लेते हैं, अपनी वेडिंग को एक मेमोरेबल इवेंट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है ही। तो वो लोग जो कि मैरिज लोन लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए, किस हिसाब से वो लोन लें, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए ये लोन लेने से पहले, उन सब पर हम बातचीत करते हैं मिरन से। तो मिरन बताइए, वेडिंग लोन के बारे में कौन सी कैटेगरी में ये आता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, समझाइए। तो नमस्ते दीपाली। और हाँ, आपने बहुत अहम सब्जेक्ट आज चुना है। वेडिंग सीजन भी चल रहा है, तो ये जो मैरिज का जो लोन होता है ये एक तरह का पर्सनल लोन ही होता है। और इसमें एक ही चीज होता है कि जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें एंड यूज आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। बट जो ये मैरिज लोन होता है तो इसका एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि ये वेडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। जैसे आपने जो वेन्यू का जो कॉस्ट आता है या केटरिंग या डेकोरेशन या गिफ्ट्स या जो भी और परचेजेस हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। और जैसे कि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड कोलैटरल फ्री लोन रहता है, दैट मीन्स कि आपको कोई इसमें कोलैटरल नहीं देना पड़ता है। तो इस लोन में भी आपको बिल्कुल कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ता है और इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल प्रोसेस है और काफी जल्दी इसका डिसबर्सल भी हो जाता है। तो अगर हम इस लोन को देखें तो ये 1 से 5 साल तक का लोन हो सकता है। और ज्यादातर मैंने देखा है कि बैंक लोग करीब 25 से 50 लाख या 40-50 लाख तक का ही अमाउंट देते हैं। और इसका इंटरेस्ट रेट भी पर्सनल लोन की तरह ही है, करीब 10.5 से लेकर 13% तक है। ऑफ कोर्स रेट विल आल्सो बी डिपेंडेंट कि आपका क्या क्रेडिट स्कोर है। और प्रोसेसिंग फीस भी इसमें करीब 2.5% की लगती है। तो ऑफ कोर्स ये लोन पाने के लिए आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल योर इनकम डॉक्यूमेंट्स, योर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, योर सैलरी स्लिप्स, योर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। सो बेस्ड अपॉन योर क्रेडिट स्कोर जो लोन का अमाउंट है वो डिसाइड होगा। और ऑफ कोर्स जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको ये लोन दे रहा है वो ये देखेगा कि आपका मिनिमम मंथली इनकम कितना है। तो ऑफ कोर्स दे नीड एटलीस्ट 15-20,000 रुपीज ऑफ मिनिमम मंथली इनकम। तो ये हैं इसके फीचर्स। अब आपने पूछा कि मतलब क्या हमें क्या इस लोन को लेने के पहले हमें क्या सब देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि सभी, जैसे कि आपने कहा कि सभी को अच्छा लगता है कि अच्छे सी वेडिंग हो एंड वेरी मेमोरेबल एंड स्टफ लाइक दैट, बट ऑल ऑफ दिस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। एंड थोड़ा हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो उस पर 10.5% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो सर्टेनली जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो जाता है। तो सोच समझ के लें कि कितना लेना है। मैंने ज्यादातर देखा है कि जब लोग वेडिंग एक्सपेंसेस का बजट बनाते हैं तो नॉर्मली उनका एटलीस्ट 30-40% के ऊपर ही होता है उससे। तो थोड़ा सोच समझ के लें। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो आपका टोटल ईएमआई है, मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है कि उस 30 रुपए तक ही आपकी ईएमआई हो। तो ओनली लिमिट योर ओवरऑल ईएमआई, अगर आपके पास दूसरे लोन्स भी हैं तो लिमिट योर ईएमआई टू 30% ऑफ योर टेक होम। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोन ले भी रहे हैं तो इतना ही लीजिए ताकि वो ये 30% का लिमिट क्रॉस ना हो। और यही मेरी सलाह रहेगी। ओके अच्छा, तो चलिए ये तो बात हुई, लेकिन जैसे मृद ने कहा कि बहुत सोच समझ कर ये लोन ले, ध्यान में दें कि कितना इंटरेस्ट आपको लगेगा, कितना टेन्योर आपको रीपेमेंट के लिए मिलेगा और उसके हिसाब से ही लोन ले। क्योंकि अगर
पेमेंट डेडलाइंस आप मीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप हैवी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी है। डिसिप्लिन तो हर लोन के साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अब मैरिज लोन भी आपको मिलता है। क्या बारीकियां हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो मृण ने आपको बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल जवाब के सिलसिले को करते हैं शुरू। और इनफैक्ट जो पहले कॉलर हैं वो नंद गोपाल तेलंगाना से हमारे साथ मौजूद हैं। नंद गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैडम, मेरा एंड मेरा वाइफ और मदर का पोर्टफोलियो मैडम, दिस मेरा को आई सेंट माय दिस इंक्वायरी। total 75% is core portfolio, consists of PPFS flexi cap, Kotak opportunities, Mirai focus fund. The rest of 25% Kotak emerging equities and DSP small cap, SBS small cap, Nasdaq 100, Mirai emerging blue chip. So मेरा क्वेश्चन है that Mirai focus fund last 5 years में I mean 4 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। Recently I started Mirai focus fund, but इसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू इट्स पीयर्स एंड इट्स बेंचमार्क अच्छा नहीं है मैडम। शुड आई कंटिन्यू विथ मिराई फोकस फंड और रिप्लेस विथ अदर फंड? मैं ढूंढ भी लिया थोड़ा फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप और वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसमें थोड़ा वो रिप्लेस करके ले सकते हैं और कंटिन्यू करना मिराई फोकस फंड। मुझे एक बार बताइए, आपने एलोकेशन परसेंटेज तो लिखी है, बट टोटल कितना अमाउंट आप डाल रहे हैं? अभी तो 2 लाख मैडम, टोटल 2 लाख हम इन्वेस्टमेंट ये 4 साल से डाल रहे हैं। ओके, तो 2 साल से डाल रहे हैं। तो आपने सुना है इनके पास कुछ फंड्स हैं, एलोकेशन परसेंटेज भी इन्होंने मेंशन की हुई है। मेरे एसेट फोकट, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, डीएसपी स्मॉल कैप, नैस्डैक 100 फंड भी है, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी के बारे में जानना चाहते हैं कि इनको ऐड करना चाहिए या फिर नहीं, एग्जिस्टिंग एलोकेशन का कैसा है, बताइए। तो सबसे पहले तो एक तो मैं देख रही हूँ कि इनके पोर्टफोलियो में 2 मिरे के फंड हैं, और जो 2 मिरे की जो स्कीम्स है उसमें करीब 40% ओवरलैप है स्टॉक्स का, और जो मिरे और कोटक अपॉर्चुनिटी है उसमें भी काफी ज्यादा ओवरलैप है, शायद करीब 30% का ओवरलैप है वहां भी। तो सबसे पहले तो जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं, हम ऐसे डाइवर्सिफाई करते हैं दैट वी गेट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो हमें ये ओवरलैप देखने की बहुत जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये खुद से मतलब ये इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं है कि हम किसी वेबसाइट में लॉग इन करके देख लें, एंड दिस इज व्हाई यू एक्चुअली नीड एन एडवाइजर। नाउ सेकेंड थिंग, आपने कहा कि मेरे फोकस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आप एब्सोल्यूट रिटर्न देख रहे हैं। एक्चुअली जनरली जब भी हम किसी फंड को एवेल्युएट करते हैं तो हम रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू evaluate. So rolling returns is basically the average annualized return taken for a specific period. It could be daily, monthly, quarterly, right? And it's a more comprehensive, it gives a more comprehensive picture of the fund's performance, right? तो अगर हम rolling returns के हिसाब से देखते हैं तो this fund is not performing badly. In fact, it's performing very well. Okay. Now, very important, जो 4 साल एक्चुअली बहुत कम समय होता है, राइट? एंड क्या होता है कि सारे फंड्स के फेजेस आते हैं, कभी कभी लाइक इट गोज वेल, देन समटाइम्स इट गोज डाउन, राइट? सो 4 साल बहुत छोटा पीरियड है ये जज करने के लिए कि दूसरा फंड इससे अच्छा कर रहा है, बिकॉज ये हर समय एट एवरी पॉइंट इन टाइम यू विल सी दैट सम फंड और द अदर इज परफॉर्मिंग बेटर, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने फंड में से एग्जिट करके वो नए फंड में जाएं, राइट? अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहे हैं तो ये मेरे फोकस्ड का रोलिंग रिटर्न परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एंड आई विल से कि जो आपके पास पोर्टफोलियो है आप उसमें बने रहें। बस एक बात का मैं कहूंगी कि आप ध्यान रखिए कि going forward you decide whether you want to do मेरे focus or you want to do मेरे emerging or you want to do कोटक। तीनों में ऐसे आप इक्वली मत डालिए पैसे, क्योंकि इसमें बहुत ओवरलैप है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है।
मौजूदा फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट्स जारी रख सकते हैं। नई एलोकेशन के बारे में आपको बताया गया है। कुछ एक्सपोजर आपको मेरे से फोकस फंड में कम करने की ज़रूरत है। समय समय पर फोकस फंड कैटेगरी को रिव्यू करना भी इम्पोर्टेंट है। अनिल है, अब रेवाड़ी से, हरियाणा से कनेक्टेड है। अनिल, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम। मैडम मेरा ये 25,500 की SIP है पर मंथ की, और फिलहाल मेरा 3.5 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है। तो एक तो मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, थोड़ा इसका रिव्यू करे, और एक मेरा 10 से 11 साल में 1 करोड़ का इसका टारगेट क्या मैं अचीव कर सकता हूँ या नहीं, और मेरे को 5,000 का SIP और मंथली इसमें ऐड करना है, तो मैं कौन से फंड में ऐड करूँ? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है इनका। 25,500 की SIP चल रही है, 2.25 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। 5,000 की SIP बढ़ाएंगे तो 30,000 के आसपास की इनकी SIP हो जाएगी। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो दिखाएं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप में 5-5 हजार रुपए ये डाल रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट टैक्स प्लान, PGM इंडिया मिड कैप, मेरी एसेट लार्ज कैप, इन चारों में 3-3 हजार। 1,500 रुपए महीना है मोतियार ओसवाल नेस्डेक 100 फंड में, और टाटा डिजिटल इंडिया में 2,000 रुपए महीना ये ऐड कर रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो पर? कुछ बदलाव करने हैं कि, और जो एग्जिस्टिंग और नए एलोकेशन की बात कर रहे हैं 5,000 पर मंथ, वो मौजूदा फंड्स में करें या कुछ नए फंड्स ऐड करें? बताइए मृन। हाँ, तो एक्चुअली इनका पोर्टफोलियो ठीक है, बट एक ही चीज है कि मैं ये जो टाटा डिजिटल फंड है इसके फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज मैं जनरली किसी भी सेक्टर या थीमेटिक फंड के फेवर में इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि कभी कभी ये थीम काम करती है और कभी कभी ये थीम काम नहीं करती है। और जो भी किसी भी थीम या जो भी सेक्टर का जो जो पोटेंशियल स्टॉक्स होते हैं वो तो वैसे भी आपको लार्ज कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स में मिल ही जाएंगे, और इनके पास फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। बाकी इनके फंड्स बिल्कुल सही हैं। दो चीजों का इनको ध्यान रखना है कि ऑलरेडी इनके पास काफी ज्यादा फंड्स हैं, तो कोई और फंड ना चुने, और जो इनका जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनको जो करना है तो वो या तो फ्लेक्सी कैप में कर लें या मिड कैप फंड में कर लें, सर्टेनली नॉट इन द सेक्टर फंड। एंड इनको थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज एक और चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर हम जो 1 करोड़ हम पाना चाहते हैं 10 साल के बाद, उसमें इन्फ्लेशन लगाकर वो करीब 1,80,00,000 का हो जाएगा। तो इसीलिए इनको करीब 80-85,000 रुपीज पर मंथ भी इन्वेस्ट करना है अपना लक्ष्य पाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है। आपको SIP अमाउंट तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा ही, 25,500 से तो नहीं, बट एटलीस्ट 85,000 की SIP चलेगी। आप 5,000 बढ़ाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप और एलोकेशन भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए बढ़ाने के, जितना बढ़ा पाएंगे, ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें। सोनू है अगले कॉलर। सोनू, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्ते। जानना था जो इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसी में कंटिन्यू रखूँ या कोई फंड स्विच करूँ? ओके, तो आप अभी कहाँ, आपका जो डिटेल्स हैं, आपके पास लगभग 9 फंड्स हैं आपके पास पोर्टफोलियो में, करेक्ट? कितना पैसा डाल रहे हैं आप इन सभी फंड्स में? टोटल 8,500 डाल रहा हूँ। ओके, और कितनी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है अभी? अभी 345 का वैल्यू है इसका। ओके, 1 करोड़ का टारगेट है 15 साल में। अमरिन, इनका 3.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 8,500 की SIP हर महीने डाल रहे हैं। फंड्स में क्विकली इनके मेंशन कर दो: कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, HDFC स्मॉल कैप, ICICI प्रू फ्लोटिंग इंटरेस्ट, मोतियार ओसवाल नेस्डेक 100, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस मिड कैप है। बताइए क्या सजेशंस? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पिछले कॉलर के लिए भी बताया था कि अगर हम इन्फ्लेशन लगाएंगे तो आपका जो 1 करोड़ का जो लक्ष्य है वो 15 साल में करीब 2.5 करोड़ का हो जाएगा, अज्यूमिंग 6% इन्फ्लेशन। एंड इसके लिए आपको महीने में करीब 55,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब आपके पास 9 फंड हैं, तो जो थोड़े ज्यादा हैं आपने अच्छी तरह
मतलब डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका 15 साल का टाइम फ्रेम है और अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो आपने ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग फंड इंटरेस्ट फंड की 15 साल के लिए कोई जगह नहीं है इसमें। और दूसरा, आप सोच सकते हैं एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड से भी एग्जिट करने का। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका लक्ष्य काफी ज्यादा है, और मतलब जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना आपको इन्वेस्ट करना है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंशियल है, राइट? सो वन ऑफ द इजियर वेज टू देन ट्राई टू रीच योर गोल इज बाय टेकिंग मोर रिस्क। एंड ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि आपने काफी स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किया है, जो अच्छी बात है। तो मेरा यही मानना होगा कि ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग रेट फंड और जो ये एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड है, दिस कैन एक्चुअली पुल डाउन द रिटर्न्स अ बिट बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज डेट एलोकेशन। तो आप इन दोनों फंड्स का थोड़ा सोचिए। अगर आप इससे निकल कर और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो सर्टेनली आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में जो आपके पास एग्जिस्टिंग है उसी में ही आप इन्वेस्ट कर लीजिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं और 1 करोड़ का टारगेट तो आपका लाइकली है। एसआईपी अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 55,000 तक का करना पड़ेगा। ज़्यादा स्कीम्स हैं, थोड़े से बदलाव करने की ज़रूरत है। कैनरा बैंक ब्लू चिप इक्विटी एजेंसी हाइब्रिड फंड से आपने के लिए, बाकी फंड्स अपने पोर्टफोलियो में आप रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं यो मनी, मृन हमारे साथ बनी हुई है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बातचीत करते हैं अगले कॉलर से। मीना बीकानेर से हमारे साथ कनेक्टेड है। मीना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम नमस्कार, मेरा ये था मैम 1.5 लाख का इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लमसम मैम में। ये ओके, कितने टाइम के लिए? लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसमें 3 जगह करना चाहता हूँ मैम, 50-50 का। तो मैंने एक शॉर्ट लिस्ट की है, सही है गलत प्लीज बताइएगा। 5 से 7 साल मैम। 5 से 7 साल 1.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक फंड में करें या ज्यादा में? मृन समझाइए। तो सबसे पहले अगर आप 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वो इसीलिए क्योंकि जो हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं उसके हिसाब से अगर आप मतलब जनरली अगर आप प्योर इक्विटी में कर रहे हैं तो जनरली 7 साल के ऊपर ही बेहतर रहता है। और अगर आपका 5 to 7 इयर्स का है तो बैलेंस फंड ठीक रहेगा। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल से कम का है, जैसे अगर 3 या 4 साल है, तो प्लीज आप डेट फंड की ओर ही जाइए। बट क्योंकि आपने कहा करीब 5-6 साल का है, तो बैलेंस फंड्स में भी 2 कैटेगरीज हैं। एक तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसमें 65% एंड अबव इक्विटी होता है, एंड बैलेंस डेट। बैलेंस्ड फंड्स में एक और कैटेगरी जो मुझे बहुत पसंद है वो है बैलेंस एडवांटेज फंड। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा फंड है किसी के लिए भी इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस फंड में ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होती है एट रेगुलर इंटरवल्स। तो फंड हाउस या तो अपना खुद का कोई मॉडल बनाते हैं या दे यूज फैक्टर्स लाइक पीई रेशियो। बट नेट नेट आपके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मार्केट हाई रहता है तो वो लोग उस समय प्रॉफिट बुकिंग करके ज्यादा एलोकेशन डेट में डालेंगे एंड वाइस वर्सा। सो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम अभी करें, मतलब अभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें, क्या करें, बने रहें। और फंड ही कर रहा है तो इसमें आपको टैक्स का भी कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। और आप बेसिकली इसमें आप इन्वेस्ट करके मतलब 5-6 साल तक छोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफ कोर्स ध्यान रखना चाहिए कि इसमें इक्विटी एलोकेशन है तो ये वॉलेटाइल तो रहेगा, बट आपको इसमें बने रहना है। और इसमें मेरे को 2 फंड्स बहुत पसंद है, एक तो है आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा है ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड। ओके, चलिए, तो इन फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। 2 फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, दोनों में आप एलोकेट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज और एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज, ये 2 फंड आप रख सकते हैं सेम कैटेगरीज के। बात करते हैं अगले कॉलर सुमित पांडे गोपालगंज बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा तो था मैं 2
और मुझे 3-3 हजार का पर टिप है, मैं और ऐड करना चाहता था। मैं जानना चाह रहा था इसी सुमित, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपका क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ, जो डिटेल्स आपने भेजी थी। अगर कुछ बदलाव हो उस क्वेश्चन में तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आपने जो डिटेल्स भेजी उसके हिसाब से 6000 की आपकी एसआईपी चल रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 लाख है, 15 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट आपका है और 4000 की अतिरिक्त एसआईपी भी करना चाहते हैं, यानी टोटल एसआईपी आपकी 10,000 की हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना पीपीएफ में आप 50,000 ईच पर मंथ डाल रहे हैं। 2 फंड्स आपके पास जो हैं, एक्सिस फोकस 25 3,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3,000 पर मंथ। करेक्ट, यही क्वेश्चन है आपका? जी 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 मैम। ओके मृन, क्या सजेशन इनके लिए? 6,000 की एसआईपी है, एडिशनल 4,000 की करना चाहते हैं, वो 4,000 कहाँ डालने हैं इनको, प्लस 1.5 करोड़ का टारगेट 15 साल में कितना लाइकली है? तो एक तो फिर से अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपका 1.5 करोड़ का भी लक्ष्य है, वो 15 साल में करीब 3.5 करोड़ का हो जाएगा, और उसके लिए आपको काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना है, करीब 80-90 हजार के बीच में आपको इन्वेस्ट करना है। अगेन जब मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ तो ये बहुत ही लार्ज कैप ओरिएंटेड है, बिकॉज आपके पास एक लार्ज कैप फंड है और आपके पास एक फोकस फंड है विच हैज आई थिंक मोर देन 50% इन लार्ज कैप स्टॉक्स, राइट? सिंस आपका टाइम पीरियड काफी है, सिंस आपके पास 15 साल हैं, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपना मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़ाइए, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखते हैं हिस्टोरिकली, देन यू विल सी कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस लार्ज कैप के जरिए ज्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स आपको इसमें जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। मेरे लिए कहना बहुत आसान है, बट इसमें वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा रहेगी मिड कैप स्मॉल कैप में, और मेन थिंग इज कि आपको इसमें बने रहना है। तो इसमें आप सोच सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड एसबीआई स्मॉल कैप में जो आपका एडिशनल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो लार्ज कैप फंड आपके पास है, आप उसको थोड़ा ट्रैक कीजिए, क्योंकि अगेन हम लोग अभी क्या देखने में आ रहा है कि जो ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स हैं वो इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहे हैं। तो इसका थोड़ा वॉच में रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी ही एग्जिट कीजिए, बट थोड़ा सा उसको आप वॉच कीजिए कि इज इट एबल टू बीट द इंडेक्स और नॉट। ओके चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। आप अपना गोल तो हासिल कर सकते हैं फिलहाल की एसआईपी और जो एक्यूमुलेशन आपने की हुई है, लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेंगे तो आपको एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना होगा। 15 साल बाद 1.5 करोड़ की वैल्यू वो नहीं होगी जो आज की होगी, उस हिसाब से आपको एसआईपी बढ़ानी चाहिए। और अगर आप संतुष्ट हैं 15 साल बाद 1.5 करोड़ के टारगेट के साथ ही, तो आप इसी एसआईपी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। फंड्स आपको बताए गए हैं। शुक्रिया अमरीन, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक में जाते जाते आप अमरीन के टॉप 4 फंड्स भी देख सकते हैं। अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो अमरीन की चॉइसेस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप ये नोट कर लीजिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।